हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे आरपी शिक्षा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं आपकी टीचर पूजा जैन। हमारी लास्ट 2 क्लासेस बेटा हो चुकी हैं, जिसमें कि हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि विकास और वृद्धि क्या होती है, उनके सिद्धांत क्या हैं। हमने समझा कि एक बच्चा किस तरीके से इन सिद्धांतों पे चल के अपना आगे विकसित और उसकी वृद्धि होती है। तो ये सारी चीजें हमने 2 क्लास में समझी थी। अब आज हम समझेंगे कि नर्चर और नेचर ये क्या होता है। मतलब प्रकृति और जो पालन पोषण है, इन दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। फिलॉसफी रही है कि बच्चा कैसे इनको अप्रोच अपनी जिंदगी में करता है और किस तरीके से वो उसका जो पालन पोषण है या जो प्रकृति से वो चीजें जो अडेप्ट करता है, कौन ज्यादा है, किसका ज्यादा रहा है। इसका ना साइकोलॉजिकल डिबेट बहुत ज्यादा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों के लिए भी कि ये बहुत फिलोसफिकल इश्यूज रहे हैं साइकोलॉजी में कि जो नेचर है या नर्चर है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो कंट्रोल बाय बायोलॉजिकल फैक्टर है या इन्वायरमेंटल फैक्टर है। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या आ जाएगा बेटा आपका नेचर, जो प्रकृति से हमें अपने मम्मी पापा से जो जेनेटिकली हमें चीजें मिलती हैं, किसी के हाथ में नहीं है। और जो नेचर है जो हम प्रकृति से सीखते हैं, जो इन्वायरमेंट है। तो आज हम ये समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफी सदियों से ये चीजें जो साइकोलॉजिकली और फिलोसफियां चल रही हैं। नेचर, याद रखना, दिस इज अ बायोलॉजिकल टर्म। मतलब बायोलॉजिकली और जो जेनेटिकली इन्फ्लुएंस हो रहा है एक इंडिविजुअल, एक बच्चा, छोटा बच्चा जो है बायोलॉजिकली इन्फ्लुएंस्ड है, जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। और जो नर्चर है जो प्रकृति के द्वारा, इन्वायरमेंट से, जो हमारे आउटसाइड जो सोशल इन्फ्लुएंस होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब एक बच्चे का जो विकास होता है, जो एक छोटा बच्चा जो होता है, जब बच्चे का विकसित हो रहा होता है, तो उसपे जो है बच्चे की जो हम बोले आकार है, जो उसकी जो शेप है, हम कहते हैं ना इसकी तो ये जो छोटा बच्चा है भाई, इसका तो माइंडसेट ही ऐसा है, ऐसे ही एनवायरनमेंट में पला बड़ा है, इसके मम्मी पापा ऐसे थे इसलिए ये ऐसा है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये चीजें बहुत क्लियर हैं कि बहुत सारी चीजें हमें हेरिडिटी में, जीन्स में मिलती हैं, और बहुत सारी चीजें हमें एनवायरनमेंट में, जैसे दोस्त, परिवार, फैमिली, हमारे टीचर्स, आसपास का कल्चर जो हमें सिखाया जा रहा है, उनका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो दोनों मिलके ही, तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, काफी सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है ये दोनों मिलके ही एक इंडिविजुअल का, एक इंसान का जो है डेवलपमेंट दोनों मिलके ही होता है। ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ नेचर के बिहाफ पे ही बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है या नर्चर के बिहाफ पे हो रहा है, नहीं, दोनों मिलके ही होते हैं। अब आप भी अपने ऊपर ले सकते हैं ये चीज। जब आप बॉर्न होने के बाद मम्मी ने केयर करी, ठीक है, पापा ने प्यार दिया, फैमिली ने प्यार दिया, बहुत सी सारी चीजें आप अपनी सराउंडिंग्स में देख रहे हैं। लेकिन बहुत सारी, जैसे चाहे वो डिसीज हो, चाहे वो टैलेंट हो, वो आपको अपने मम्मी पापा से जेनेटिकली मिली है। कुछ चीजें हम सीखते नहीं हैं, हमें कुछ चीजें इनबिल्ट हमारे अंदर होती हैं, राइट। तो इसी तरीके से दोनों ही मिलके हमारे विकास में महत्वपूर्ण रखते हैं। बेटा, नेचर को आप कैसे डिफाइन करोगे? नेचर रेफर्स टू बायोलॉजिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स that are inherited by parents, from parents। इसके अंदर बेटा क्या क्या इंक्लूड्स हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स भी कह सकते हो, या दीज इंक्लूड्स, क्या है जो आपको अपने माता पिता से मिलता है, जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, जिसको आपके आउट ऑफ द कंट्रोल है, ये चीजें जो हमें जेनेटिकली मिलती हैं। आई कलर,
मम्मी पापा की आंखें काली हैं, आपके ब्लू हो सकती हैं? नहीं हो सकती। या तो आपके फैमिली में किसी के जीन्स में रहा होगा, दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा, किसी का रहा होगा तो हो सकता है। अदरवाइज अगर मम्मी पापा की आईज ब्राउन है, ब्लैक है, वही आपको कलर्स आई कलर रहेंगी। ठीक है। स्किन कलर, फॉरेनर्स की स्किन कलर अलग होती है, इंडियंस की स्किन कलर अलग होती है। ऐसा कभी हो सकता है इसकी ब्राउन कलर है स्किन, वो उनका जो बेबी है वो बहुत ज्यादा ब्रिटिश कलर में पैदा हो जाए, इम्पॉसिबल है, क्योंकि जेनेटिकली जो मम्मी पापा का कलर है स्किन कलर वही बेबी का होगा, राइट। हेयर कलर, हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस लेवल। बेटा ये ना आप 100% नहीं बोल सकते। इंटेलिजेंस लेवल ये पार्टली जेनेटिक होता है। पार्टली मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि भाई जितना बच्चा समझदार है वो इसलिए है क्योंकि मम्मी पापा बहुत समझदार थे। कभी कभी क्या होता है, मम्मी पापा बहुत एवरेज रहे हैं अकेडमिकली, बच्चा भी अकेडमिकली जो एवरेज था, लेकिन उसने इतनी अपना प्रैक्टिस किया, चीजों को कर करके उसने एक्सपीरियंस लिया, प्रैक्टिस करी खूब अच्छे से, और वो एक ब्राइटर स्टूडेंट पे भी आ सकता है। तो पार्टली तो जेनेटिकली रहता है, और बहुत सारी चीजें हमारी, हमने बोला ना कि नेचर वर्सेस नर्चर, कि हम अपनी लर्निंग पे भी, इन्वायरमेंट पे भी बहुत मैटर करता है। तो मम्मी पापा से हमें इंटेलिजेंसी तो मिली है सोचने समझने की, अच्छा बुरा समझने की, कैसा करना है, किस तरीके से करना है, लेकिन उसको और एनहेंस करना वो हमारे ऊपर होता है कि हम एक एवरेज से बेस्ट बन सके। ठीक है। जेनेटिक डिसीज, देखो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमें दर पीढ़ी मिलती रहती हैं। आपने ऐसी पिक्चरें भी देखी होगी जिसमें बोलते हैं अरे ये तो पीछे से पीढ़ियों से चला आ रहा है, तो वो हमारे हाथ में नहीं होता। हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं मोस्टली लेडीज के अंदर ज्यादा देखी जाती है, लेडीज के अंदर ज्यादा देखी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, जेंट्स के अंदर भी होती है। तो जो हॉर्मोन्स इश्यूज होते हैं वो भी हमें जेनेटिकली मिल जाते हैं बच्चों को। ब्रेन स्ट्रक्चर, ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, दिमाग का जो बनावट है वो कैसा है, और नर्वस सिस्टम। ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं हमें जेनेटिकली और हेरिडिटी से हमें मिलती हैं, जो माता पिता से हमें पास ऑन होती हैं ये चीजें। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। ये भी हमने क्या समझा, ये नेचर समझा है, जो प्रकृति से, जो बायोलॉजिकली हमें माता पिता से मिल रहा है। लेकिन अभी हम क्या समझेंगे, ये सारी चीजें हमें नेचर के थ्रू मिल रही हैं। हम कहते हैं ना माँ बाप को हमने चूज नहीं किया है, ना माँ बाप ने हमें चूज किया है, ये तो बस भगवान का दिया हुआ रिश्ता है ना। तो इसी तरीके से ये प्रकृति से हमें जो चीजें, बायोलॉजिकली जो चीजें हमें मिल रही हैं, जो प्राकृतिक है, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। इसी तरीके से जीन्स और हेरिडिटी से, जो माता पिता से जो हमें और चीजें जो पास हो सकती हैं लेकिन उनको कंट्रोल किया जा सकता है, वो क्या है वो भी हम समझेंगे। बेटा नेचर का मतलब क्या है, जिन बच्चों को जैविक और जो शारीरिक विशेषताएं, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें मिलते हैं अपने माता पिता से जो मिलती हैं, उसे हम नेचर बोलते हैं। जैसे कि आंखों का रंग, त्वचा का रंग, हमारी लंबाई, हाइट, ठीक है, शरीर की जो बनावट है, बॉडी स्ट्रक्चर, हार्मोन, दिमाग की संरचना, नस तंत्र, जो नर्वस सिस्टम मैंने आपको लिखवाया, ये सब हमने समझा। तो ये सब किस चीजों में आता है, ये जीन्स और हेरिडिटी में आता है। ठीक है। ये सब किससे मिलता है हमें, जीन्स और हेरिडिटी से आता है। अब जीन्स क्या करते हैं, आपसे कोई पूछे जीन्स क्या करते हैं, जीन्स क्या करते हैं, तो ये हमें बताना है। जीन्स नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं किन चीजों को, किन चीजों को कंट्रोल करते हैं, किन चीजों को नियंत्रित करते हैं,
स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन। और बताओ, आई कलर, हाइट। और ये सब क्या है, जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। अगर मम्मी पापा लंबे हैं, बच्चा भी लंबा होगा। मम्मी पापा की हाइट कम है तो बच्चे की भी हाइट कम होगी। 1-2 इंच का डिफरेंस आ सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि मम्मी पापा 5 फीट के थे तो बच्चा 6 फीट का हो गया है, नहीं। ठीक है, बहुत ही रेयर होगा कि जिसमें वो बुआ पे या उसके मामा पे या चाचा जी पे चला गया बच्चे की, वो जेनेटिकली वो भी चीजें उसको आई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दादा दादी तो एक ही है ना, नाना नानी तो एक ही है। तो वो एक अलग चीज है। तो जनरली क्या होता है, जैसे मम्मी पापा की अगर हाइट कम है तो बच्चे की भी हाइट कम होगी, मम्मी पापा लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा। और क्या चीजें हैं, बॉडी स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, ये इसलिए बताया है कि अगर आपको आगे फ्यूचर में कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आता है या कोई एक पर्टिकुलर एक लाइन कोट करने के लिए आता है, तो आप ये आपको पता होना चाहिए क्या चीज जीन्स कंट्रोल करते हैं। और अगर आपको ये नेचर वर्सेस नर्चर पे ज्यादा एक्सप्लेन के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब करो, तो एटलीस्ट यू शुड हैव सम स्टफ टू राइट, कुछ होना चाहिए आपके पास लिखने के लिए। तो इसलिए मैंने ये अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, माता पिता का जो स्किन कलर होगा वही बच्चे का होगा। फेशियल फीचर्स भी इनहेरिटेड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या है, जो फेशियल फीचर्स होते हैं वो किन से इनहेरिटेड होते हैं, किन से इनहेरिटेड होते हैं बच्चे, माता पिता से, माता पिता से ही होते हैं, है ना। मम्मी पापा पे तो जाएगा बच्चा, मम्मी से फेस मिलेगा या पापा से मिलेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डिटरमिनिज्म, हिंदी में बोलते हैं जैविक निर्धारणवाद। ठीक है, जो भी हमने सारा पढ़ा जीन्स, हेरिडिटी, उसको हम बायोलॉजिकल डिटरमिनिज्म बोलते हैं। क्लियर। अब पढ़ेंगे नर्चर क्या होता है, व्हाट इज अ नर्चर। दूसरी तरफ क्या होते हैं हमारे नर्चर, जो इन्वायरमेंट से बच्चा इन्फ्लुएंस्ड होता है, या हम बोल सकते हैं इसको एम्प्रीसेट्स। ठीक है, इसका मानना यह है कि बच्चे का जो विकास है वो पर्यावरण से भी होता है, इन्वायरमेंट से भी होता है, वो सराउंडिंग से भी चीजों को सीखता है, जो उसे नेचुरली चीजें बच्चा जो देखकर सुनकर, ठीक है, महसूस करके जो बच्चा सीख रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट से सीख रहा है या इम्प्रिसिट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बच्चा ज्ञान लेकर पैदा नहीं होता। ठीक है, इसके अनुसार क्या हो रहा है, नर्चर के अनुसार हम क्या बोल रहे हैं कि बच्चा कोई ज्ञान लेके पैदा नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे चीजों को सीखता है, परिवार उसका व्यवहार बनाता है। हम छोटे बच्चों के आगे क्या बोलते हैं कि बच्चे के आगे लड़ाई झगड़े मत करो, बच्चे के आगे प्यार से बात करो, मम्मी पापा को आप, क्योंकि बच्चा जो देख रहा है ना वो वही सीख रहा है, उसको यही समझ में आ रहा है, अच्छा दिस इज अ वे टू टॉक, इस तरीके से बात करते हैं, अच्छा मम्मी ने पापा को ऐसे बोला, अच्छा ऐसे बोलते हैं। उसको ये नहीं पता ये गुस्सा है, अगर आप चिल्ला के बात कर रहे हो तो चिल्ला के बात करेगा, आप प्यार से बात कर रहे हो तो प्यार से ही करेगा। ठीक है, इसी तरीके से समाज भी व्यक्तित्व बनाता है। समाज कैसे बनाता है, हम बाहर निकल रहे हैं, बच्चे फ्रेंड सर्कल में अपने अपनी हम उम्र के बच्चों के साथ खेलता है कूदता है, फिर उनके पेरेंट्स भी मिलते हैं, वो भी 4 बातें बच्चों को बताते हैं, ऐसे नहीं ऐसे भी, तो ये चीजें भी बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। स्कूल है, स्कूल हमारे दिमाग को क्या करता है, डेवलप करता है, विकसित करता है, बुद्धि में हेल्प करता है ना। इसी तरीके जो संस्कृति, जो सोच है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी ट्रेडिशन है, वो सोच भी कहीं ना कहीं हमारी डेवलप होती है। ठीक है ना, कल्चर भी हमारी सोच को डेवलप करते हैं, शेप्स लेते हैं हमारी थिंकिंग को। इसी तरीके से जो हमारा अनुभव है वो भी हमारे डेवलपमेंट में बहुत कहीं ना कहीं उसका भी इन्फ्लुएंस रहता है। तो ह्यूमन जो माइंड है एक तरह से क्या है, को एक ह्यूमन माइंड इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट। हम क्या बोलते हैं, जो इंसानी दिमाग है वो क्या है, ब्लैंक स्लेट की तरह है, खाली ब्लैंक बोर्ड की तरह होता है एक तरह से। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक टर्म से भी और रेफर करते हैं, दैट इज अ ताबुला रासा। याद रखना, पेपर में अगर आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो बच्चा बाहर से, इन्वायरमेंट से
जो भी चीजें सीख रहा है उसको हम नर्चर बोलते हैं। अब मैं आपको ये लिखवा देती हूँ अच्छे से। स्पेक्ट्रम और environmentalist also known as empiricists। ठीक है बेटा, अगर पेपर में नर्चर के लिए आता है क्वेश्चन, या ऐसा भी आ सकता है 4 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट आर द इम्पैक्ट या व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस्ड बाय नर्चर या इन्वायरमेंटलिस्ट या एम्प्रिसिट्स। तो इसका मतलब भी नर्चर ही है। अगर इन्वायरमेंटलिस्ट या ये पूछा जा रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना पेपर में। अगर दोनों में से कोई भी शब्द आ रहा है तो इसका आपको नर्चर के हिसाब से उसे एक्सप्लेन करना है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो मैं लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू देम क्या क्या है, क्या क्या चीजें इसके अंदर आएंगी। जैसे अभी हमने नेचर के अंदर समझा स्किन कलर या स्किन पिगमेंटेशन या हेयर कलर, इस तरीके से नर्चर में हमें क्या क्या ऐसी क्या चीजें हैं कि जो इंक्लूड होती हैं। जैसे कि चाइल्ड इज नॉट क्या पैदा लेके नहीं होता, नॉलेज ज्ञान लेके कोई बच्चा पैदा नहीं होता। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग है, चाइल्ड इज नॉट बोर्न विथ नॉलेज, चाइल्ड लर्न्स किस चीज से सीखता है, अभी आपको बताया इन्वायरमेंट से। चाइल्ड लर्न्स एवरीथिंग फ्रॉम इन्वायरमेंट। फैमिली शेप्स बिहेवियर, परिवार भी बच्चे का क्या व्यवहार बनाता है। फैमिली शेप्स बिहेवियर, ठीक है। सोसाइटी शेप्स क्या बनाती है, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। ठीक है, जैसे समाज में रहेगा उसकी सोच वैसे विकसित होगी, वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व, उसका आचार विचार बनेगा। परिवार में जैसे उसका व्यवहार रहेगा लोगों का उसके साथ, उसकी भी व्यवहार दूसरों के साथ वैसा ही बनेगा। फिर है मैं ऊपर से रब कर रही हूँ। और क्या बच्चे, स्कूल किस चीज को शेप्स देता है, हमें क्या देता है स्कूल जाके, हमें क्या समझ में आता है, हमारी दिमाग को, हमारी बुद्धि को शेप देता है, हमारी इंटेलिजेंस को शेप देता है। स्कूल शेप्स इंटेलिजेंस। और क्या है बेटा, स्कूल शेप्स इंटेलिजेंस, उसके बाद कल्चर शेप्स थिंकिंग, हमारी संस्कृति भी हमारी सोच को बनाती है। अगर हम जिस तरीके के संस्कृति में उठ बैठ रहे हैं, जैसे भी हमारे घर का कल्चर है, बाहर हमारी जिस तरीके की सोसाइटी में हमारी संस्कृति है, उसी हिसाब से हमारी सोच भी विकसित होगी। फिर है उसके बाद हमारा अनुभव, एक्सपीरियंस, ये भी हमारी सोच को क्या करता है, डेवलप करता है, हमें विकसित करने में हेल्प करता है। आपको कोई गर्म कितना भी बोलता रहे ठंडा रहे, ठंडा है ठंडा है, अगर आपको एक बार वो चीज गर्म लगी है तो आप कहोगे गर्म है, तुम जो मर्जी बोलो। मैंने आपको बोला ठंडा ग्लास है, पानी ठंडा है ले लो, लेकिन पानी गर्म था। अब मैं आपको बोलूंगी नहीं मैंने बोला ना ठंडा है, तो आप कहोगे मैम मैंने छू के देखा गर्म है। तो वो आपका एक्सपीरियंस है, राइट। आप अपने एक्सपीरियंस से समझेंगे।
तो ह्यूमन माइंड क्या होता है, एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, जो कि वो कोई भी ज्ञान लेके पैदा नहीं होता, वो पर्यावरण से, अपने एनवायरनमेंट से चीजों को सीखता है, समझता है। क्या बोल सकते हैं, चाइल्ड इज बोर्न एम्प्टी, और इन्वायरमेंट जो पर्यावरण है, जो नेचर है, जो हमारा जो नर्चर है, वो क्या करता है, उसमें लिखता है। तो बच्चे का जो दिमाग होता है वो खाली लेकर पैदा होता है, और जो इन्वायरमेंट है वो उस पर लिखता है। एक तरह से मैं यही बोल सकती हूँ ना, हम बोल रहे हैं कि एक बच्चा क्या पैदा हो रहा है, एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, वो ब्लैंक स्लेट की तरह पैदा हो रहा है। क्या है, ब्लैंक स्लेट की तरह। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें उसने देखी, माता पिता में व्यवहार देखा, स्कूल जा रहा है, तो वो सारी चीजें क्या है, इन्वायरमेंट उसमें क्या कर रहा है, लिख रहा है ना। वो उसके थ्रू तो इसके अंदर क्या कर रहा है, राइट कर रहा है ना, लिख रहा है। ठीक है, तो आई कैन से चाइल्ड इज बोर्न एम्प्टी एंड एनवायरमेंट राइट्स ऑन इट। क्लियर। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा। साइकोलॉजिकली कुछ अप्रोचेज हैं, हम उन अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे जो नेचर और नर्चर को लेके हैं। ये हम समझेंगे कि देखो बहुत सारी अलग अलग तरीके के साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस के साथ, कि नेचर क्या है और नर्चर क्या है। तो वो हम समझेंगे कि बायोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है। सबसे पहला क्या है, बायोलॉजिकल अप्रोच, सी है ये। बायोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है, बायोलॉजिकल अप्रोच बेटा किस चीज को सपोर्ट कर रहा है, नेचर को कि नर्चर को। मैंने अभी आपको, हमने नेचर नर्चर समझा, बायोलॉजिकल किसको सपोर्ट कर रहा है, नेचर को या नर्चर को। सोचो, अभी पढ़ा है हमने नेचर को, किसको, नेचर को। तो बायोलॉजिकल किसको सपोर्ट कर रहा है, बायोलॉजिकल सपोर्ट्स नेचर। बायोलॉजिकल अप्रोच क्या कहता है कि ये हमें नेचर से मिला है, हमारे जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, वो हमें जीन से आता है। बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो व्यवहार है वो जीन से आता है, हमारा जो दिमाग है, जो ब्रेन है, जो नर्वस सिस्टम है, ये भी हमारे व्यवहार को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ब्रेन बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अभी आपको गुस्सा आ रहा है, हमारा दिमाग कह रहा है नहीं नहीं अभी गुस्सा मत कर, तो क्या है, कंट्रोल कर रहा है ना। तो ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम कंट्रोल बिहेवियर और मैंने अभी क्या बताया आपको, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम कंट्रोल बिहेवियर। ठीक है, जो हमारा दिमाग है वो भी हमारे व्यवहार को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं वो भी हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। हॉर्मोन्स अफेक्ट इमोशन। ठीक है, हमारे इमोशंस को भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी जो है वो भी अफेक्ट करती है किसको, इंटेलिजेंस को। हमने बताया ना, पार्शियली माता पिता से जो हमारी जो समझदारी है, जो हमारी बुद्धिमत्ता है, वो पार्शियली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है, और हमारे व्यक्तित्व को भी, पर्सनैलिटी। ठीक है, ये हमारे बायोलॉजिकल अप्रोच में आते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि जो बायोलॉजिकल अप्रोच है, जो बायोलॉजिकल अप्रोच है वो क्या है, नेचर है, नेचर को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट, इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, डेवलपमेंट इज बायोलॉजिकल। इसके इसके अप्रोच के हिसाब से बोल रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट अप्रोच भी पढ़ेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो।
बेटा नेक्स्ट अप्रोच क्या है, बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म किसको सपोर्ट करता है, वो नर्चर को सपोर्ट करता है। हमारे दो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस अप्रोच को सपोर्ट किया। उन्होंने इस अप्रोच के हिसाब से अपने एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। पहले थे वॉटसन, दूसरे हैं स्कीनर। ये दो कौन है हमारे, ये दो कौन है बेटा, मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। बिहेवियरिज्म क्या कहता है, बिहेवियरिज्म हमें ये कहता है कि व्यवहार सीखा जाता है। व्यवहार हम पैदा होते हमारे अंदर नहीं आता है, व्यवहार सीखा जाता है। इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट हमारे व्यवहार को बनाता है, वो शेप देता है। रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना, अरे बेटा अगर आप ये करोगे तो मैं आपको ये दूंगी, अगर आपने ऐसा करा तो आपकी पिटाई होगी, तो पनिशमेंट हो गया, एक तरफ हम रिवॉर्ड देते हैं। तो रिवॉर्ड और जो पनिशमेंट है वो भी हमारे व्यवहार को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और जो लर्निंग है वो हमारी पर्सनैलिटी को बनाती है। आप सीख रहे हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप कहते हैं ना यार, ये जो व्यक्तित्व कैसे बनाया, आपने स्टडी करी, सीखा, एक्सपीरियंस लिया, ये भी आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस कर रहा है। तो नर्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स लिख देती हूं। इनका ऐसा मानना था, दे बिलीव दैट बिहेवियरिज्म क्या है कि वो नर्चर को सपोर्ट करता है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट से हम चीजों को सीखते हैं। दो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपने काफी सारी थ्योरीज को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये दो काफी जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं। इनका ऐसा मानना था, बिहेवियर बिहेवियर सिखाया जाता है, ठीक है, सीखा जाता है। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी किस चीज को शेप देता है, हमारे व्यवहार को, हमारे बिहेवियर को शेप देता है। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, इसी के बेस पे ही स्किनर ने काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये दो चीजें भी क्या करती हैं, हमारे व्यवहार को कंट्रोल करती हैं। लास्ट द लिस्ट, इसमें और क्या लिखेंगे, जो सीखना होता है, जो हम सीखते हैं, लर्निंग भी हमारी पर्सनैलिटी को क्रिएट करती है, क्रिएट्स पर्सनैलिटी। बेटा फिर थर्ड पॉइंट है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस अप्रोच, दिस अप्रोच इज गिवन बाय सिगमंड फ्रूड। उन्होंने ये उनके अनुसार ये बताई गई है इस अप्रोच में। उनका ऐसा मानना था कि जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो भी हमारे व्यवहार को कंट्रोल करता है, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो भी हमारे व्यवहार को कंट्रोल करता है। जो चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस होता है, जो बच्चा खुद एक्सपीरियंस करता है, जो अर्ली चाइल्डहुड में जो एक्सपीरियंस होता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की लाइफ में। कहते हैं ना छोटा बच्चा, इसको ट्रॉमा हो जाएगा, ऐसे मत करो, इसको ऐसे मत करो, क्योंकि वो चीज ना उसके दिमाग में बैठ जाती है। अर्ली चाइल्डहुड की जो चीजें होती हैं वो भी उसकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं क्रिएट करता है। और जो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो फैमिली इन्वायरमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए नेचर और नर्चर दोनों काम करते हैं, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड का कहना था। तो दिस अप्रोच was given by ठीक है, he believed, उनका क्या मानना था, उनके अनुसार क्या था, उनके हिसाब से बेटा ये वाला साइको एनालिसिस, ठीक है, उनका ऐसा मानना था जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड भी हमारे व्यवहार को बनाता है, बच्चा उससे भी दिखता है। हम बोलते हैं ना, कई लोगों का सुना होगा आपने, सोने से पहले आप ऐसा ऐसा पढ़ लो, और हम बोलते हैं हाँ यार हमारे ना बैक ऑफ द माइंड ये चीजें चल रही थी। तो कभी कभी अनकॉन्शियस भी चीजें हम लोग
हमारे व्यवहार को कंट्रोल करता है, हमारे बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस शेप्स पर्सनैलिटी। इसलिए तो बोलते हैं ना, छोटे बच्चों को ज्यादा ऐसा मत करो जो उनको ट्रॉमा बन जाए, या ऐसा भी मत करो कि बच्चों को बिल्कुल रियलिटी लाइफ से ही दूर रखो, ऐसा नहीं, क्योंकि वो उनके व्यक्तित्व को बनाता है। इसी तरीके से हम बच्चों को अच्छी, गुड बैड सारी चीजें हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, ताकि उनकी जो पर्सनैलिटी है उसी हिसाब से शेप ले। फिर है बायोलॉजिकल, इंस्टिंक्ट आर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैमिली इन्वायरमेंट ऑल्सो मैटर्स। ठीक है, ये जो साइकोलॉजिस्ट थे उनके हिसाब से ये चीजें मानी गई हैं कि इस अप्रोच में ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। इनका मानना था कि बोथ नेचर एंड नर्चर दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये दोनों को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, कई कई साइकोलॉजिस्ट ने सिर्फ नेचर को सपोर्ट किया है, कई कई साइकोलॉजिस्ट ने सिर्फ नर्चर को सपोर्ट किया, और कुछ कुछ साइकोलॉजिस्ट ने दोनों को सपोर्ट किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लास्ट साइकोलॉजी पे अप्रोच पे आते हैं हमारे, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बेटा ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो उसे हम संज्ञात्मक बोलते हैं, हमारे दिमाग से रिलेटेड होती है। तो ये जो अप्रोच है ये किस पे फोकस करती है? दिस अप्रोच फोकस ऑन किन किन चीजों पे होगी? दिमाग से रिलेटेड क्या क्या है? थिंकिंग, मेमोरी, और बताओ, याददाश्त हो गई, थिंकिंग हो गई, इंटेलिजेंस, और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये चार चीजें ऐसी हैं ये जो इस साइकोलॉजी पे सॉरी इस अप्रोच पे फोकस करती है। थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या कहता है? जो सोच है, जो मेमोरी है, जो इंटेलिजेंस है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सारी चीजें हमारी इन्वायरमेंट और ब्रेन दोनों से डेवलप होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते हम कि एक ही चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहती है कि नेचर और नर्चर ये दोनों मिलके हमारे दिमाग को डेवलप करती है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इट सेज, क्या बोलता है ये? चाइल्ड लर्न्स थ्रू इंटरेक्शन विद द environment. Child learns through interaction with environment. बच्चा environment से जब interact करता है तब वो सीखता है। ब्रेन दिमाग किस चीज से? हम अपने अनुभव से दिमाग हमारा सीखता है। ब्रेन डेवलप विथ एक्सपीरियंस। दिमाग हमारा अनुभव से भी सीखता है। लर्निंग एंड थिंकिंग, सीखना और सोचना, लर्निंग एंड थिंकिंग बोथ आर इम्पॉर्टेंट, दोनों ही बहुत जरूरी है। ठीक है, बोथ आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स है बेटा। चाइल्ड लर्न्स थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, बच्चा जब इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, अपने पर्यावरण में, अपने सराउंडिंग में जब वो कांटेक्ट में आता है तो वो चीजों को सीखता है। राइट,
ब्रेन डेवलप विद द एक्सपीरियंस, हमारा जो दिमाग है वो अनुभव के साथ विकसित होता है। लर्निंग एंड थिंकिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ सीख रहे हैं लेकिन सोच समझ के नहीं सीख रहे हैं, बस सीख रहे हैं, आपको बोला सीधा चलना है सीधा चल रहे हैं, नहीं, आप सोचोगे मैं वाई आई एम गोइंग स्ट्रेट, मैं सीधा क्यों जा रहा हूँ, ठीक है। तो हर चीज के पीछे थिंकिंग और लर्निंग दोनों चीजें होंगी, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा क्या, उसका दिमाग, उसकी पर्सनैलिटी, सारी चीजें डेवलप होती हैं। इसलिए इसमें भी बोला गया है, कॉग्निटिव में भी, कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्या बोला है कि नेचर और नर्चर दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए किस अप्रोच ने किसको ज्यादा सपोर्ट किया है, ठीक है। लास्ट में आते हैं ह्यूमैनिज्म, उसके बाद ये हमारी आज क्लास ओवर हो जाएगी बच्चों। हमारी अप्रोच है फिफ्थ, ये लास्ट अप्रोच है ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म जो अप्रोच है, ये एक ह्यूमैनिस्टिक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने इसको अप्रोच को सपोर्ट किया, उन्होंने इस अप्रोच को फॉलो किया। जैसे कि मैस्लो और रॉजर्स, ये दो साइकोलॉजिस्ट थे, इनका ऐसा मानना था कि जो ह्यूमन जो एक इंसान है उसके पास एक फ्री विल होती है, वो जो चाहे कुछ भी कर सकता है। एनवायरनमेंट सिर्फ हमें अपॉर्चुनिटीज देता है, ठीक है। एनवायरनमेंट हमें क्या दे रहा है, एक मौका देता है। इंडिविजुअल चूजेस डेवलपमेंट, जो हर व्यक्ति, हर इंसान जो है वो खुद डेवलप होता है, या हम कह सकते हैं वो खुद डेवलप करता है। आजकल कहीं कहीं सुना भी होगा आपने, कई लोग बोलते हैं बच्चों को फ्री छोड़ दो, वो अपना आप इन्वायरमेंट से अपना आप ही सीखेंगे, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेल्फ ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट, स्वयं खुद से ग्रो करना, सेल्फ ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आज की डेट में ये चीजें, जो न्यू जनरेशन है वो इस चीज को बहुत बिलीव रखती है कि पहले क्या होता था, पहले की जो पीढ़ियां थी, माता पिता उनको शादी के बाद भी सपोर्ट करते रहते थे, उन्हीं का ही सब कुछ कर रहे, इतना डिपेंडेंट रहते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है, हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को खुद ग्रो होने दो, खुद एक्सपीरियंस करने दो, खुद सीखने दो क्या कैसे क्या है, राइट। तो सेल्फ ग्रो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इन्वायरमेंट है और जो पर्सनल चॉइस है, पर्यावरण, तो प्रकृति से जो हम सीख रहे हैं, साथ साथ में हमारी जो खुद की चॉइस होती है, अपनी पर्सनल चॉइस जो होती है, वो भी बहुत मैटर करती है। उन दोनों से ही हम सीखते हैं। तो बेटा एट द एंड कंक्लूजन क्या निकलता है, हमने 5 अप्रोचेस पढ़ी, ठीक है। तो 5 अप्रोचेस पढ़ी, तो इसमें यह है कि जो नेचर है वो हमें शरीर देता है। नेचर हमें क्या दे रहा है, नेचर हमें शरीर देता है, और नर्चर हमें क्या देता है, एक्सपीरियंस देता है। ये लास्ट बेटा इंपॉर्टेंट है, आप ये एक तरह से हिट लाइन की तरह लिख सकते हो। नेचर हमें क्या दे रहा है, नेचर हमें शरीर दे रहा है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर दे रहा है, ठीक है। और जो नर्चर है, नर्चर हमें क्या दे रहा है, हमें एक्सपीरियंस देता है, ठीक है। तो दोनों ही साथ में काम करते हैं, बोथ वर्क टुगेदर इन चाइल्ड डेवलपमेंट। बोथ वर्क टुगेदर इन चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे के विकास में ये दोनों ही काम करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नर्चर ही काम करता है बच्चे के विकास में, या नेचर वर्क करता है, दोनों ही मिलके बच्चे की विकसित विकास होने में मदद करते हैं, ठीक है। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिली होगी जितना भी आज हमने इस क्लास में पढ़ा है। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। इसी तरीके की क्लासेस आपको मिलती रहे, इसके लिए आप जरूर लाइक करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि जो भी क्लास आपको हम अपडेट करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप अपडेट रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चे, जब आप लोग हमारी क्लास को, वीडियोस को जब लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि मुझे क्लासेस और रिकॉर्ड करके डालनी चाहिए। तो टीचर्स को भी मोटिवेशन और एनकरेज चाहिए होता है, वो लोग आप ही दे सकते हो। तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको जो टॉपिक अच्छा लगता है, आपको ज्यादा समझ में आता है या कोई डाउट है, तो वो आप कमेंट कीजिए, उसको हम जरूर नेक्स्ट क्लास में रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू।